हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी आरओ एआरओ की वैकेंसी आ चुकी हैं। आज हम पॉलिटी के बैक ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में आए हुए हैं, ताकि हमें ये आइडिया लग जाए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसी की अकॉर्डिंग हम उस टॉपिक को कवर करेंगे और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। नंबर 2, लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कूट है केवल एक, केवल दो, दोनों मतलब एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है केवल एक, यानी ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, लेकिन इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे, जबकि चैम्बर, लिचेस्टर और हाइड 3 इसके अन्य न्यायाधीश थे, यानी दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम और डी 1873 का चार्टर अधिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, क्योंकि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कि भारत में होनी थी। नंबर 2, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए जो एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी, वो उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1922 से, यानी भारत में पहली बार जो सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित की गई थी वो 1922 में की गई थी। और कहाँ? इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। उसके बाद दिल्ली में आयोजित होने लगी। और ऑप्शन इसका जो नंबर 2 है वो भी ठीक है विकल्प, क्योंकि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो, इसके दोनों ही आंसर, दोनों ही विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी जिसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी रूस। यानी भारत के संविधान में जो मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है वो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
सी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है प्रावधान और दूसरी तरफ है संविधान के भाग, यानी संविधान के किस भाग में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है वो हमें सुमेल करना है। इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 सही हैं जबकि 1 गलत है और हमें गलत का ही चयन करना है। नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, नगर पालिकाएँ भाग 9A और निर्वाचन भाग 15। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संघ राज्य क्षेत्र, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है बल्कि भाग 8 में है। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है, नगर पालिकाओं का वर्णन भाग 9A में किया गया है और निर्वाचन आयोग का वर्णन यानी निर्वाचन वो भाग 15 में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये गलत है क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 8 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? फिर से वही है, एक तरफ प्रावधान और दूसरी तरफ उनसे संबंधित भाग। तो हमें भाग वाला जो टॉपिक है, संविधान के जो 22 भाग हैं उन्हें अच्छे से देखना है। इसका ऑप्शन ए है पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएँ भाग 9 के, सहकारी समितियाँ भाग 9 के और अधिकरण भाग 10 में दिया गया है। इसमें से कौन सा गलत है वो हमें देखना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिकरण, क्योंकि अधिकरण ट्रिब्यूनल्स का वर्णन भाग 14A में किया गया है, ना कि भाग 10 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? यानी संविधान का जो भाग 16 है वो किससे संबंधित है, उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है ए प्रशासनिक अधिकरण, बी अखिल भारतीय सेवा, सी वित्त आयोग या डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यानी भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर कूट के माध्यम से आंसर बताना है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं, 9वीं और 10वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची, इसमें क्या किया गया? शक्तियों का विभाजन, यानी विधायी शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची के माध्यम से किया गया है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण किया गया है और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता यानी दल बदल कानून से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ए का है 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 1, यानी नहीं, डी का 2। 3, 1, 4, 2 कौन सा हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है ए सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, बी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, सी सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक और डी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका की शक्ति किसे प्राप्त है? यानी नए राज्यों का गठन करने की शक्ति किसे दी गई है? ऑप्शन है ए संसद को, बी लोकसभा को, सी राजनीतिक दलों को या डी केंद्र सरकार को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संसद को। किसी राज्य को संघ में सम्मिलित करने की या नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है, यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या है? ऑप्शन है ए
नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। सी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। और डी सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि नागालैंड का गठन किया गया था 1963 में, मेघालय का 1972 में, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर से वही क्वेश्चन है, एक तरफ राज्य हैं और दूसरी तरफ उनके अस्तित्व में आने का वर्ष है, यानी उनका गठन किस वर्ष किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? नागालैंड, अभी बताया था, नागालैंड का गठन किया गया था 1963 में। तो इसके आसपास का ये गलत दे रखा है, लेकिन 1963 में इसका गठन किया गया था। तो ए का होगा 2। झारखंड, झारखंड का गठन किया गया था 2000 में। तेलंगाना का गठन 2014 में और सिक्किम का गठन 1975 में। तो इसका सही आंसर होगा 2, 1, 4, 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह उस टाइम का करंट अफेयर्स में था, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? ऑप्शन है ए 10 दिसंबर 2019, बी 11 दिसंबर 2019, सी 12 दिसंबर 2019 और डी 13 दिसंबर 2019। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। तो वो 5 अनुच्छेद कौन से हैं? आर्टिकल 16 से 20, आर्टिकल 15 से 19, आर्टिकल 14 से 18 या आर्टिकल 13 से 17। यानी भारतीय संविधान में जो समता, समानता का अधिकार दिया गया है वो किन अनुच्छेदों के द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 14 से 18 तक। संविधान में समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के भी साथ धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत का प्रावधान करता है। तो यह था आर्टिकल 14 से 18 तक समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? यानी अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अभी बताया था। ऑप्शन है ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 16 और डी आर्टिकल 17। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सी धार्मिक राज्य की स्थापना करना और डी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है, जबकि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना ये डीपीएसपी के कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन है ए ग्राम पंचायतों का संगठन, बी गोवध निषेध, सी मुफ्त कानूनी सलाह और डी समान नागरिक संहिता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह यानी गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। ये प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और आर्टिकल 39A के तहत इसे जोड़ा गया था। बाकी ऑप्शन ये संविधान में ऑलरेडी थे। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 के तहत, गोवध निषेध आर्टिकल 47, गौहत्या निषेध और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44।
गोवध निषेध आर्टिकल 48 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन है ए 9, बी 11, सी 12 और डी 20। तो ये तो सबको पता होगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं 11। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? यानी भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल या डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। यानी भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है, गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्र अध्यक्ष, वो भारत का राष्ट्रपति होता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो 2 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है ए दिल्ली और चंडीगढ़, बी दिल्ली और पुडुचेरी, सी दिल्ली और दमन और दीव और डी चंडीगढ़ और पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली और पुडुचेरी को 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? मतलब अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन राष्ट्रपति के रूप में पद संभालेगा? ऑप्शन है ए राज्यसभा का उपसभापति, बी भारत का महान्यायवादी, सी लोकसभा का अध्यक्ष या डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। नंबर 2, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कूट है केवल 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये सही है, लेकिन राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और नंबर 2, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। कूट है, ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी ना तो 1 और ना ही 2 और ऑप्शन डी केवल 2 सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। क्यों? क्योंकि संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी, ये आर्टिकल 75 क्लोज 3 कहता है। तो ये ऑप्शन इसका सही है, पहला ऑप्शन सही है। जबकि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसलिए इसका सही आंसर हुआ केवल 1 सही है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नंबर 2, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। नंबर 3, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और नंबर 4, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। कूट है, ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4 और ऑप्शन डी 3 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2। भारत का जो महान्यायवादी होता है यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। उसमें वही योग्यताएं होती हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, ये ऑप्शन गलत है।
और संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर उसे नहीं हटाया जाता है, ये भी गलत है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग उसकी टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है किसकी होती है? यानी कैग जो अपनी रिपोर्ट देता है उस पर उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति की, बी सर्वोच्च न्यायालय की, सी संसद की, या डी राष्ट्रीय विकास परिषद की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद की। यानी जो कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, फिर राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष रखवाता है, तो उस पर उचित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी संसद की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक को कथन और ए और दूसरे को कारण कहा गया है, यानी ये कथन और कारण है, तो इसमें कूट से बताना है। कथन है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, और कारण है उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कूट है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर यानी दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये सही है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है? यानी अगर किन्हीं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना है तो संसद को अधिकार है कि वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। वो किस आर्टिकल के तहत है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 249, ऑप्शन बी आर्टिकल 250, ऑप्शन सी आर्टिकल 252 और ऑप्शन डी आर्टिकल 253। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 253। ऐसा संसद आर्टिकल 253 के तहत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं कौन करते हैं? यानी जो संसद का दोनों सदन की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा के अध्यक्ष और डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? यानी राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोककर रख सकती है? उसे धन विधेयक को वापस लोकसभा को कितने दिन में वापस करना होता है? ऑप्शन है ए 12 दिनों के अंदर, बी 14 दिनों के अंदर, सी 16 दिनों के अंदर, या डी 18 दिनों के अंदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 14 दिनों के अंदर। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, उसके बाद उसे वापस करना होता है। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, मतलब लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं और लोकसभा तथा राज्यसभा से भी उनमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब एक तरफ है अधिनियम और दूसरी तरफ है वर्ष, तो इनमें से वो बताना है जो गलत है। पहला है राजद्रोही, मतलब ऑप्शन ए है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में आया था। ऑप्शन बी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। तो इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम। ये आया था 1907 में, ना कि 1908 में, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी वही बताना है जो गलत है। ऑप्शन है ए कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870,
साझेदारी अधिनियम 1932 और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो इसमें से कौन सा गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय संविदा अधिनियम। ये 1872 में आया था, ना कि 1870 में। तो ये गलत है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है ए 2001 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2003 में और ऑप्शन डी 2013 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, यानी भारत में जो न्यायिक सक्रियता है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, बी जनहित याचिका से, सी न्यायिक पुनर्वलोकन से या डी न्यायिक स्वतंत्रता से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनहित याचिका यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL से भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? मतलब राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? ऑप्शन है ए आर्टिकल 123, ऑप्शन बी आर्टिकल 213, सी आर्टिकल 220 और डी आर्टिकल 219। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। मतलब आर्टिकल 170 के अनुसार जो विधानसभा का गठन किया जाता है राज्यों में, उनके सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन है ए 40 और 400, ऑप्शन बी 50 और 450, सी 50 और 500 तथा डी 60 और 500। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 और अधिकतम 500 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति क्या है? मतलब किसी राज्य विधानमंडल की बैठक का आयोजन करने के लिए उसकी गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है ए 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, बी सदन की कुल सदस्यता का आधा हिस्सा, ऑप्शन सी सदन की कुल सदस्यता का 1/4 हिस्सा या ऑप्शन डी 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए जो गणपूर्ति होनी चाहिए वो है कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा या 10 सदस्य जो भी अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? मतलब राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है उसकी स्थापना के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है? ऑप्शन है ए किसी राज्य का विधानमंडल, बी संसद, सी राष्ट्रपति या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक, मतलब धन विधेयक के अलावा कोई और विधेयक जो कि विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो तो उसे विधान परिषद में कितने माह तक रोका जा सकता है, यानी वो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? ऑप्शन है ए 1 माह से अधिक नहीं, बी 2 माह से अधिक नहीं, सी 3 माह से अधिक तक नहीं और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 माह से अधिक तक नहीं। यानी धन विधेयक के अलावा कोई और विधेयक जो कि विधानसभा ने तो पारित कर दिया है लेकिन विधान परिषद में उसे अधिकतम 3 माह तक रोका जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कहाँ? ऑप्शन है ए उच्चतम न्यायालय, बी जिला न्यायालय,
सी उच्च न्यायालय, या डी ए और बी दोनों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? यानी केंद्र और राज्य के जो विधायी संबंध हैं उनका वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन है ए भाग 10 में, ऑप्शन बी भाग 11 में, ऑप्शन सी भाग 12 में और ऑप्शन डी भाग 13 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध दिए गए हैं उनका वर्णन भाग 11 में किया गया है, आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है, मतलब भारत सरकार के द्वारा जो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था उसने जो सिफारिशें दी थी उनका संबंध किससे है? उसने किसके संबंध में सिफारिशें दी थी? ऑप्शन है ए राजस्व वितरण से, बी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, सी संसद की सदस्यता से और डी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। सरकारिया आयोग की जो सिफारिशों का संबंध है वो है केंद्र और राज्यों का पारस्परिक संबंध। उसने केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध के बारे में सिफारिशें की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? मतलब अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी है तो किन किन आधारों पर कर सकते हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ए युद्ध, बी बाह्य आक्रमण, सी आंतरिक शांति को खतरा और डी सशस्त्र विद्रोह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंतरिक शांति को खतरा। इसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती, जबकि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दरअसल जब मूल संविधान बना था तो उसमें जो आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया था वो था युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और आंतरिक शांति को खतरा इसके आधार पर। लेकिन जब 1975 का आपातकाल लागू किया गया तो उसके बाद 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, तो उसमें आंतरिक शांति को खतरा इसे समाप्त कर दिया गया था और ये जोड़ दिया गया था कि अगर आंतरिक शांति अगर आंतरिक शांति को खतरा है और वो सशस्त्र विद्रोह नहीं है तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। मतलब अगर आंतरिक अशांति है और वो सशस्त्र विद्रोह है तभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यानी आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। तो वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, ऑप्शन बी संसद के एक अधिनियम से, ऑप्शन सी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है? मतलब इनमें से किसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है? कौन सा संवैधानिक संस्थान नहीं है? ऑप्शन है ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी लोक सेवा आयोग और डी चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी योजना आयोग, क्योंकि योजना आयोग एक संवैधानिक संस्थान नहीं है। बाकी वित्त आयोग का वर्णन आर्टिकल 280 में किया गया है, लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315, चुनाव आयोग आर्टिकल 324, जबकि योजना आयोग का वर्णन किसी संविधान के अनुच्छेद में नहीं किया गया है। तो योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी उसके अध्यक्ष थे। मतलब उस प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की सिफारिशें की थी? ऑप्शन है ए मोरारजी देसाई, बी के संथानम, सी चौधरी चरण सिंह और डी बाबू जगजीवन राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
मोरारजी देसाई। उस प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है। ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष और डी 8 वर्ष। यानी उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त है उसका जो उसकी पदधारण अवधि होती है, उसका जो समय पीरियड होता है वो कितना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की वर्तमान में जो पदधारण अवधि है वो 8 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है संस्था और दूसरी तरफ है उनकी स्थापना से संबंधित वर्ष, मतलब उनका स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष उनकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन है ए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्थापना की गई थी इसकी 1963 में। बी केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 और प्रवर्तन निदेशालय 2000। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये 2017 के ARO के पेपर में आया हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी और डी, दोनों ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना 1988 को की गई थी, ना कि 1985 को, और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 को की गई थी। तो इसका ऑप्शन है सी और डी, दोनों ही गलत है। बाकी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में की गई थी, ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। मतलब संविधान का कौन सा आर्टिकल लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिए वयस्क मताधिकार के अधिकार का प्रदान, मतलब वयस्क मताधिकार का जो अधिकार है उसे प्रदान करता है। ऑप्शन है आर्टिकल 326, ऑप्शन बी आर्टिकल 325, सी आर्टिकल 324 और डी आर्टिकल 323। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 326, वयस्क मताधिकार को ये प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। ऑप्शन है ए 57वें संविधान संशोधन 1987, बी 58वां संशोधन 1987, सी 59वां संशोधन 1988 और डी 60वां संशोधन 1988। यानी भारतीय संविधान का जो हिंदी में पाठ है उसे किसके द्वारा, मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है अधिनियम और दूसरी तरफ है संशोधन, मतलब किस अधिनियम के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। ऑप्शन इसमें से 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 4 2 या 1 4 3 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 4, ये सभी सही सुमेलित हैं। 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा आर्टिकल 164 में संशोधन किया गया था, ये सही है। ऑप्शन बी जो दे रखा है 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009, इसके द्वारा आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया था, ये भी सही है। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था, ये भी सही है। और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्टिकल 15 में संशोधन किया गया था, ये भी सही है। तो ये सभी सही सुमेलित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इनमें से किस प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया था। नंबर 1, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। नंबर 2, वो नंबर 1 था, सॉरी, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। कूट है ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी केवल एक, ये सही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केवल पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था, जबकि शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल और डी गांधी जी। यानी ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नाम रखा जाए, ये किस नेता का सुझाव था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, और जितने भी यूपी आरओ एआरओ में बैक ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सब हमने इसमें डिस्कस किए हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिबूती आचार संहिता ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए कांगो द्रोणी का संरक्षण, बी समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, सी नैतिकता का घोषणा पत्र या डी परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। जो जिबूती आचार संहिता का निर्माण किया गया है वो समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।